दोस्तों, आज पेश है नागलोक की शहजादी। ये कवर चित्र है दोस्तों। काला गुलाब में आपने पढ़ा कॉमिक्स। अब आगे पढ़िए। यदि किसी तरह आप लोग लोग काला गुलाब ला सके तो उसके अर्क से महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं। काला गुलाब हम लाएंगे सन्यासी जी, लेकिन वह फूल हमें मिलेगा कहाँ? क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे? आपको फूल आपको यह फूल 11 पर्वत पार नागलोक की शहजादी के बाग में मिलेगा, लेकिन आपको उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि शहजादी बाग की रक्षा के लिए 20 सी करते हैं और उनकी नज़रों में धूल झोंककर कोई भी बुला बाग के भीतर नहीं घुस सकता। फिर भी शहजादी या सुबह शाम उस पर नज़र रखती है, उसकी हिफाजत करती है। आप चिंता न करें सन्यासी जी, हम काले गुलाब फूल नागलोक से अवश्य लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें नागलोक को ही क्यों न विजय करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप लोग इतना है तो मेरी शुभकामना आपके साथ है और जल्द ही उसे लाइए। फिर राजा अपने पुत्रों और महामंत्री के साथ महल की ओर वापस लौट गए। मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, तुम लोग इतनी दूर जाकर एक भयानक खतरा उठाकर काला गुलाब फूल तोड़कर नहीं ला पाओगे। बेशक वह काला गुलाब का फूल ला पाओगे, बेशक लाएंगे पिताजी। सन्यासी जी ने केवल 11 पर्वत कहे हैं। यदि आपकी आंखें की ज्योति लाने के लिए हमें 100 पर्वत भी पार करने पड़ते तो हम उन्हें पार करते। तो फिर पिताजी की आंखें ठीक करने के लिए हम मौत से टकरा सकते हैं। आपकी खुशी के लिए हम अपने प्राण त्याग सकते हैं। ओह, आज मेरे जलते कलेजे को ठंडक पड़ गई। तुम तीनों मुझे इतना प्यार करते हो, मैं आज से पहले नहीं जानता था। मुझे तुम पर गर्व मेरे बच्चों, लेकिन हमें तो उसी दिन आप पर गर्व होगा पिताजी, जिस दिन हम आपकी आंखों से देखोगे। और महल पहुंचकर महामंत्री जी, सेनापति जी को निर्देश दे दीजिए, इस यात्रा पर हम स्वयं हमारी पूरी फौज के साथ चलेंगे और कल सुबह ही यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार। यदि आप तैयारी के साथ पूरी जिम्मेवारी के साथ जाते हैं। और अगले दिन भोर होने के साथ ही तीनों राजकुमार सेनापति अपनी पूरी फौज के साथ बड़े ठाट बाट से काला गुलाब लेने के लिए चल पड़े। चलते चलते अगले दिन दोपहर को सब ने चंदनगढ़ की सीमा पार पहुंचे। सेनापति जी, दूत चंदनगढ़ के राजा के पास भेजिए, वह राजा से हमारे उनके देश में एक रात ठहरने की इजाज़त लेकर आएंगे। बहुत अच्छा राजकुमार जी। और सेनापति द्वारा भेजा गया दूत चंदनगढ़ के राजा चारुदत्त के पास पहुंचा और उस समय उससे दरबार लगा हुआ था। चारुदत्त के साथ साथ कामसेन और चंद्रावती और तथा रूपमती भी मौजूद थे। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रही। तुम कौन हो अजनबी और क्या चाहती हो? मैं विजयनगर का दूत हूँ महाराज, और मैं वहाँ के बड़े राजकुमार सूरजदत्त ने एक पैगाम भेजा है। विराटनगर का राजकुमार का नाम सुनकर रूपमती की और उसके कामसेन और रानी चंद्रावती भी चौंके। हे ईश्वर, क्या पैगाम लाया होगा यह? लेकिन चारुदत्त ने इतने वर्षों से देश और अपने पिता के बारे में सब कुछ भूल चुका था। हमें पैगाम सुनने के लिए उत्सुक है। तुम निसंकोच होकर पैगाम सुना सकते हो। हमारे महाराज केशवदत्त की अवस्था बहुत खराब है। उनकी आंखों की ज्योति वापस लाने के लिए काले गुलाब की जरूरत है। उसी के लेने महाराज के तीनों पुत्र 11 पर्वत पार जा रहे हैं। यदि आप अपने देश में एक रात ठहरने की राह दे तो इजाज़त दें तो राजकुमार आपको आभारी होंगे। हम इजाज़त देते हैं। महामंत्री जी,
आप शाही मेहमान खाने में राजकुमारों को ठहरने की खाने पीने का सारा प्रबंध कीजिए और सैनिकों को ठहरने का प्रबंध बड़ी सराय में करवा दीजिए। ध्यान रहे प्रबंध में कोई कमी न रहने पाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के यश में डंका दुनिया के चारों ओर बजता रहे। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं खुशखबरी राजकुमार को सुनाऊं। ठीक है, आप जा सकते हैं। और उनके अपने राजकुमारों से कह दीजिएगा स्वागत हम स्वयं करने आएंगे। वे राजमहल होकर ही जाए। यह तो और खुशी की बात होगी महाराज। अच्छा, मैं चलता हूँ। और दूत राजकुमारों को खुशखबरी दी। उनके चेहरे पर प्रशंसा के खिल उठे। फौज को कूच करने का आदेश दीजिए सेनापति जी। हम चंदनगढ़ के लुभावने माहौल का आनंद लेने और आराम करेंगे। जो आज्ञा राजकुमार जी। और राजकुमार के नेत्रों में पूरी फौज चंदनगढ़ के प्रवेश कर गई। जब राजकुमार का काफिला राजमहल के सामने पहुंचा तो चारुदत्त ने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया, उन्हें गले मिला और अपने चारों बेटों की सुखद मिलन को देखकर रूपमती की आंखों में आंसू आ गए। अपने चारों बेटों को एक साथ देखकर तुम रो क्यों रही हो बहन? हाँ भैया, रो रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती ये आंसू गम की हैं या खुशी की। मेरी वर्षों से बिछड़े तीनों बेटे मेरे सामने हैं, लेकिन मैं अभागी माँ बेटा कहकर भी नहीं बुला सकती। डरती हूँ कहीं महाराज ने उन्हें मेरे बारे में अपना सुना बताकर मेरे प्रति उनका मन में नफरत न पैदा कर दी हो। कहीं मुझे पहचान कर मेरा अपमान न कर बैठे। दूसरी ओर न केवल चारू बल्कि मेरे तीनों बड़े लड़के भी यह नहीं जानते हो कि वे एक दूसरे के सगे भाई हैं। वे भी प्रेम से एक दूसरे के गले मिले हैं। अब तुम ही बताओ भैया, इस विचित्र खुशी के बारे में रोऊं? रानी रूपवती की दर्द भरी बातें सुनकर कामसेन और चंद्रावती के दिल भर आए। धीरज रखो बहन, एक न दिन सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ बहन, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक न एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम्हारा सुहाग तुम्हें मिल जाएगा और वर्षों से बिछड़े तीनों बेटे भी। ईश्वर करे तुम्हारे तीनों बेटे और काला गुलाब मिल जाए, ताकि तुम्हारा सुहाग फिर से देखने लगे और जिसके कारण तुम्हारी खुशियाँ छीनी हैं उसी तुम्हारा सारा दुख दूर कर हो जाए। और जब वे फौजी काफिला राजमहल से आगे गुजरता देखा तो वहाँ से हट गए और चारू अपने काफिले को जाते देख उनके भाइयों के विषय में सोचने रहा था। कितने अच्छे और कितने सुंदर हैं तीनों राजकुमार। पता नहीं, गले मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे भाई हों। लेकिन उस रात रानी रूपवती को नींद नहीं आई। तरह तरह के बुरे विचार दिमाग में घूमते रहे। पता नहीं स्वामी किस हाल में होंगे, उनकी अच्छी तरह देखभाल हो रही होगी या नहीं। पता नहीं राजकुमारों को काला गुलाम मिलेगा या नहीं। कहीं मेरे बच्चे की जान खतरे में न पड़ जाए। 11 पर्वत पार करने हंसी खेल नहीं है। पता नहीं मार्ग में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और अगली सुबह तीनों राजकुमार अपनी फौज के साथ आगे कूच कर गए तो रुआसी रूपवती अपने बेटे चारुदत्त के पास पहुंची। क्या बात है माँ, तुम इतनी घबराई हो क्यों लग रही हो? बेटा, मैं तुमसे कुछ विशेष बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ, अवश्य, लेकिन तुम बैठो तो सही। बेटा, आज तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे तुम परसों पहले भूल चुके हो। मैंने तुम्हारे माता पिता मामा मामी जी ने तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्या रहस्य है माँ? मुझे रहस्य जानने की उत्सुकता हो रही है, जल्दी बताओ माँ। तो सुनो बेटा, विराट नगर के राजकुमार और नहीं तेरे राजकुमार तुम कल मिले थे, वे गैर नहीं तुम्हारे सगे भाई हैं। और उनके पिता तुम्हारे पिता भी हैं। क्या यह तुम क्या कह रही हो माँ? मुझे आज तक अपने पिता के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि पता नहीं कितनी बार मुझे पिताजी के बारे में पूछा, लेकिन तुमने अपनी कसम देकर उन्हें चुप करा लिया। ऐसा मैंने तुमसे एक मजबूरी के कारण किया था। सच यही है कि जो अभी तुम्हें बताया है। तुम इतने वर्षों तक तुमसे यह सच क्यों छुपाया माँ? आखिर तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी? तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। और फिर रूपवती ने पहले की सारी कहानी चारुदत्त को सुना दी।
सारी कहानी सुनकर चारुदत्त को याद हो आई। तुमने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मेरी माँ, तुम महान हो। आज तुम्हारे प्रति मेरे मन में श्रद्धा और बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ पिताजी के सलूक किया उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारे पिता मेरे सुहाग हैं। तुम्हारे दिल में अब भी उनके लिए, उन अनाचारी व्यक्ति के लिए जगह है, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। एक नारी के दिल में पति के लिए कैसा स्थान होता है तुम क्या समझोगे। खैर तुम जाने दो, मैं इस समय तुम्हें एक प्रार्थना करने आई हूँ बेटा। यह तुम क्या कह रही हो माँ? प्रार्थना नहीं, हुक्म करो। तुम्हारे एक आदेश पे तुम्हारा यह बेटा अपनी हाथों अपनी गर्दन काट कर तुम्हारे चरणों में रख सकता है। तो सुनो बेटा, मैं चाहती हूँ तुम काला गुलाब प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों की मदद करो, ताकि तुम्हारे पिता की आंखें की रोशनी वापस लौट सके। नहीं माँ, ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। जिन आंखों ने मेरी माँ की लिहाज नहीं किया, जिस आंखों ने अपने बेटे को मनुष्य समझा, उसका बंद रहना ही अच्छा है। इस मामले में अपने भाइयों की मदद नहीं करूँगा। तुम और कोई आदेश करो। लेकिन तड़ाक, बेशरम, तू अपने पिता को अपमान करता है, जिसके लिए तू ऐसे शब्द बोल रहा है, अपनी माँ के स्वाग के लिए बुरा सोचता है। तुम मेरा सर मांग लो माँ, मैं उफ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मन किसी चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। उसे करने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मजबूर हूँ। मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। तो तुझे मेरे दूध की सौगंध चारू, तूने अपने भाइयों की मदद नहीं की तो मैं मरते दम तक तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी माँ। ठीक है माँ, तुमने अपने दूध की सौगंध दी है, मैं तुम्हारे दूध को नहीं लजाऊंगा और वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है। इस कार्य में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। रानी रूपवती लपक कर चारू को सीने से लगा लिया और पक पक रो पड़ी। मेरे बच्चे, तू मेरी बात का बुरा मत मानना। गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या क्या, मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे। मत रो माँ, मेरी अच्छी माँ, मत रो। सच मान, मुझे तुम्हारी बात पर कोई बुरा नहीं लगी। और अरे माँ, क्या तुम्हारी बातों का बुरा मान सकता हूँ? उस माँ की जिसने मेरे लिए, अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ न्यौछावर कर दी, अपने जीवन को 22 साल एक विधवा की तरह गुजारे। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए माँ, जिसने अपनी देवी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने की धृष्टता की। मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे। रानी चारुलता ने फिर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद, माँ अब आज्ञा दो, मैं इसी समय सदम भेद जानकर अपने भाइयों से मिलता हूँ और उसके साथ जाकर काला गुलाब प्राप्त करने की उनकी भरकर मदम करूँगा। तुम मामा मामी को सबको समझा देना, मेरी अनुपस्थिति में वही राजकार देखेंगे, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह राज अपने भाइयों को किसी प्रकार नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी सौगंध। और चारुदत्त उसी समय एक धोबी का वेश धारण किया और कमरे में पहुंचकर जहां इंद्र अशुभ था। मेरे प्यारे मित्र, अगर तुम्हें काम का वक्त आ गया है और जल्दी ही मेरे भाइयों के पास पहुंचा दे दोस्त, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। और तुरंत ही गधा दुलती झाड़ी और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तीनों राजकुमार का कारवा भी चंदनगढ़ से बाहर भी नहीं निकला था। छद्मवेश में चारुदत्त एक गुप्त रास्ते से उनके पास पहुंचा। कौन हो तुम? रास्ते में हटो वरना कुचल कर मार दिए जाओगे। लेकिन चारुदत्त ने आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, हजूर प्रणाम। अरे गुस्ताख, कौन है तू? इस तरह हमारे रथ के सामने अपने गधे को खड़ा करने की हिम्मत कैसे की? जानते नहीं हम कौन हैं? आप तो शकल से ही किसी देश के राजकुमार प्रतीत होते हैं हजूर। आप के पूरी फौज देखकर मैं, कोई गधा भी इस बात को समझ सकता है हजूर। मैं तो यह बात भी दावे से के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी शत्रु देश पर विजय प्राप्त करोगे। चारुदत्त से चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर तीनों राजकुमार मन में प्रशंसा हो उठे। उनका मतलब राजकुमार प्रताप सिंह के ऊपरी दिखावा करते हुए झुल्लाता हुआ बोला, लेकिन मर्दूत तुम कौन हो और गधे पर ही क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें हमारी फौज का डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है हजूर, मगर सबसे ज़्यादा डर तो
बेकारी से लगता है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। नीचे उतरकर बात कर गुस्ताख, अभी लो हजूर, और मैं कालू धोबी हूँ हजूर, बहुत दिनों से बेकार घूम रहा था। यदि आपने मुझे अपनी शरण में ले लो तो आपके कपड़े धोऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। बड़े भैया हमें अपने साथ धोबी को लाना भूल गए, क्यों ना इस काम के लिए रख लें, धोबी की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक कहते हो, और हमें तुम काम पर रख लिया कालू धोबी। तुम रोज़ रोज़ खाने के साथ साथ सोने की एक मोहर और मेहनताना के रूप में दी जाएगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी बहुत लंबी उम्र दे, दुनिया में आपका बहुत नाम हो रहे। अब चलो, अब अपना गदा सामने से हटाओ और फौज को पीछे चलो। जो आज्ञा हजूर। बन गया काम। बस अब मालूम करना है कि काला गुलाब लेने कहाँ जा रहे हैं। और कुछ दिनों सफ़र के दौरान चारुदत्त उनकी बातों से सारी बात जानकारी आ गई हूँ। तो 11वें पर्वत पार नागलोक की शहजादी के बाग में काला गुलाब लेने जा रहे हैं, और यहाँ बहुत खतरा है। कोई बात नहीं, मैं काला गुलाब दिला कर ही रहूँगा। और राजकुमार बीच पड़ाव डालने पर वह चल पड़े। इस प्रकार कई देश पार करने के बाद सुंदरनगर में पहुंचे। चारों ओर हरियाली और सुंदरता देखकर राजकुमार प्रसन्न हो गए। पड़ाव यहीं डाल लो, रात यहीं गुजारेंगे। और सुंदरनगर की सीमा में पड़ाव डाल लिया और रात को फूलों की सुगंध अपने दिलो दिमाग में तरोताज़ा की। ऐसा सुंदर नगर तो हमने पहले कभी नहीं देखा। कितने सुंदर और ऊंचे भवन हैं। देश में हर देख कर तबीयत खुश हो गई। हाँ भैया, यहाँ पेड़ पौधों की कितनी सुगंध, और आपने महसूस किया है फूलों में महक, और हम लोग सारा थकान जाती रही। प्रताप भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा दिल कह रहा है कि यह बाकी सारा जीवन यहीं गुजार दूं। यह देश काफ़ी धनवान मालूम पड़ता है। और संयोग से चारुदत्त उस समय वहाँ से गुजर रहा था। इस देश का मनोरम वातावरण देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया है। वह क्या भैया? शायद तीनों भाइयों में गंभीर वार्ता चल रही है। क्यों ना हम इस देश में फतेह कर लें और आनंदपूर्वक यहीं रह लें, और यहाँ का सुंदर वातावरण का लुत्फ उठाए। वह अपने मुंह की बात कर ली। भैया ऐसा ही सोच रहा था, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। यदि हमें इस देश के जीत लिया तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो फिर कल भोर होते ही इस देश पर हमला कर देंगे। बड़े भैया जिंदाबाद। और उनकी बात सुनकर चारुदत्त व्याकुल हो गया। इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये काला गुलाब लेने की बात भूल कर किस किस्म की मूर्खता बातें कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस देश का राजा शेर सिंह वीर इंसान है। उसके पास इतना बड़ी शक्तिशाली सेना है कि भाइयों की सेना कुछ ही दिन में उनके सामने टिक नहीं पाएगी। तब ये तीनों तो मारे जाएंगे या फिर कैद कर लिए जाएंगे। इस मूर्खता करने से कैसे रोकूं, कैसे समझाऊं इन्हें? अपने प्राण संकट में डालने जा रहे हैं। मजबूरी तो यह है कि इन पर अपनी असलियत भी प्रकट नहीं कर सकता। माँ ने कसम दे रखी है। और चारुदत्त चाहकर भी उन्हें कुछ युद्ध करने से नहीं रोक सका और अपनी असलियत नहीं बता सका। और अगले दिन भोर होते ही के साथ ही तीनों राजकुमार की फौज के साथ सुंदरनगर पर आक्रमण कर दिया। और दोनों देशों की सेनाएं आपस में घमासान युद्ध चला। बेचारा चारुदत्त युद्ध में दूर खड़ा रहा। युद्ध जल्दी ही खत्म होने वाला नहीं है। पता नहीं कितने दिन लग जाएं इसे समाप्त होने में। यह तय है कि हार मेरे भाइयों की होगी। अतः वह बीच में नागलोक का काला गुलाब ले आऊं, यही ठीक रहेगा। और अगले पल, चल मेरे दोस्त, इस लड़ाई के मैदान से मुझे दूर ले चल, वीराने में ले चल, एक सुनसान स्थान पर। बस दोस्त रुक जाओ, वह स्थान पर तुम्हें घोड़ा बनाने के लिए उपयुक्त है।
और कुछ देर बाद ओह, और गधेर के रुकते ही, दोस्त अब तुम घोड़े के रूप में धारण कर लो। अगले ही पल, मेरे दोस्त, मुझे 11 पर्वत पार नागलोक की राज शहजादी के बाग में जाना है कि मुझे वहाँ ले चल। हिन। और घोड़े ने अपनी जैसे अपनी स्वीकृति दे दी और चारुदत्त उछल कर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और घोड़े ने पलक झपकते ही एक एक कर 11 पर्वत पार कर लिए और फिर जैसे नीचे उतरा। प्रिय मित्र, क्या नागलोक में आ गए हैं? नहीं। ओह, शायद हाँ कह रहा है। और कुछ नीचे उतर कर, ओ वह रहा सोने का महल और वह रहा उसका शाही बाग, शायद महल और नागलोक की शहजादी और बाग नागलोक की शहजादी है। और फिर चारुदत्त शाही बाग से दूर उतरा, लेकिन वह महल की ओर बढ़ा और घूमते हुए भी साफ देखा। महल में तो सन्नाटा छाया है, लेकिन उन शेरों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, बगैर उन्हें वहाँ से हटाए महल में नहीं घुस सकता। तभी उसने अपने तभी उसे अपने साथी अशोक का ध्यान आया। मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम शहजादी के बाग की रक्षा करने वाले शेरों के लिए वहाँ से हटा सकते हो? उनके रहते मैं बाग में नहीं घुस सकता। घोड़े ने तुरंत सिर हिलाकर स्वीकृति दी। ओह हाँ, ओह, कर सकते हो तो मेरे मित्र, जल्दी से करो न मेरी मदद कर, वरना कहीं शहजादी काले गुलाब की सूद लेने आ गई तो मुसीबत तो हो जाएगी। और अगले ही पल, मैं अरे, घोड़े के मुंह में बकरियों की फौज निकल रही है, लेकिन शेरों के ये बकरियां मेरी क्या मदद करेंगी? और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। ओह, समझा, ओ अशोक बंधु के मुंह से बकरी क्यों उगल रहा है? बकरे सिंहों के प्रिय भोजन होते हैं, इसे देखते ही इन पर दौड़ पड़ेंगे और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। और चारुदत्त ने अगले ही पल घोड़े को धन्यवाद किया और तमाम बकरियों को तेजी से खदेड़ दिया और बकरियों को दृष्टि पड़ते ही शेर गुर गुर कर और फिर तमाम शेर झुंड बकरियों पर आक्रमण कर दिया। बे, और अब मेरे लिए रास्ता साफ है, जल्दी ही बाग में घुसूं और काले गुलाब को हथियार लूं। और फिर बाग में तो आ गया, लेकिन काला गुलाब कहाँ है? और फिर चारुदत्त ने खोज करता हुआ चारुदत्त एक खूबसूरत स्थान पर पहुंचा। चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। वो काला गुलाब। चारुदत्त ने सावधानी से उस काला गुलाब तोड़ा, एक छोटी सी डिबिया में रखा। बस अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। और चलते चलते चारुदत्त ने ठिनका और सामने महल का मुख्य द्वार दिखाई दिया। वो नागलोक की शहजादी का महल कितना सुंदर है, लेकिन महल में पूर्ण तरह सन्नाटा छाया हुआ है। शायद राजकुमारी शहर के सपाटे के लिए गई हुई है। क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर महल की सैर कर लूँ, तो इसमें बुराई क्या है? और चारुदत्त ने बेधड़क होकर महल में प्रविष्ट हो गया, लेकिन महल के भीतर कदम रखते ही अपना पिछला विचार बदला। ओ, पहरेदार मौजूद है, सभी गहरी नींद सोए मालूम पड़ते हैं। चारुदत्त काफ़ी देर तक महल में घूमता रहा, लेकिन पहरेदार दास दासियों की सोते हुए दिखाई दिए। सभी सोए हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हो सकता है इन्हें सोने के बेवक्त ही शेर पे पहरे पर रहते चिंता नहीं हो, फिर किस बात की हो सकती है, इसीलिए यहाँ निश्चिंत होकर सो रहे हुए हैं। लेकिन इनकी शहजादी कहाँ है? उन्हें भी तो कमरे में दिखाई नहीं दी। चारुदत्ता ने अनेक कमरों का निरीक्षण करते हुए कमरे के द्वार पर धकेला। ओ, शायद यह नागलोक की शहजादी। और निसंदेह नहीं, यही शहजादी है। इतना सुंदर मुखड़ा मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन अफसोस इसका धड़ नीचे से का हिस्सा नाग जैसा है। इतना सुंदर शहजादी मखमल से मस्करी करनी चाहिए। यदि यह अनोखा मिलन शहजादी को वर्षों याद रहेगा। और चारुदत्त ने अपनी शहजादी की अंगूठी निकाल ली
और उस साथ ही एक पत्र भी लिखा। प्रिय शहजादी नमस्कार, मैं विराटनगर का राजकुमार चारुदत्त आपकी अंगूठी बदलने और आपको ईसाई बाग से काला गुलाब ले जाने की गुस्ताखी की, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि आप जैसी सुंदरी से बातें नहीं कर सका, क्योंकि आप इस समय निंद्रा में थी। और चारुदत्त और पत्र अपने शहजादी के हाथ में थमा दिया और अपने घोड़े के पास पहुंचा। मेरा काम हो गया है मित्र, अब मुझे सुंदरनगर ले चल, वहाँ अपने आदमियों को खबर लेनी है। और घोड़े पर सवार हुआ। जैसे ही घोड़ा सवार हुआ, कुछ देर पश्चात इंद्र असो सुंदरनगर की सीमा पर था। सुंदरनगर तो पूरी तरह शांति दिखाई दे रही है। इसका मतलब युद्ध का परिणाम निकल गया। जानने के लिए मुझे सुंदरनगर के भीतर प्रवेश करना होगा। चारू की प्रार्थना करके घोड़े को गधा बनाया और फिर सवार होकर चारू सुंदरनगर में प्रविष्ट हो गया। और नगर में प्रवेश करने के बाद मालूम हुई, ओह वही हुआ जिसका मुझे डर था। विराटनगर की लगभग सारी आधी फौज मारी गई। बचे खुचे सैनिक के साथ 3 भाई बंदी बना लिए गए। अब क्या करूं? तीनों भाइयों को किस तरह आज़ाद करवाऊं? यदि आज़ाद नहीं कराया तो पिताजी जी की जान बेशक आंखों के कारण न जाए, लेकिन तीनों राजकुमार अवश्य चली जाएगी। मुझे हर अवस्था में भाइयों को छुड़ाना होगा, वरना हो सकता है पिताजी के साथ साथ मुझे भी माँ को जीवन से हाथ धोना पड़े। माँ यह सदमा बर्दाश्त न कर सके। काफ़ी सोचने समझने के पश्चात गधे को सुनसान स्थान पर ले गया और एक प्रार्थना करके गधे को घोड़ा बनाया। ये मेरे घोड़े, जब तक तुम मेरी मदद की है, लेकिन एक बार फिर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाइयों को इस देश के राजा की कैद से छुड़ाने में मेरी मदद कर। तुरंत घोड़े के मुंह से एक अजूबा निकला और जमीन पर बिछा दिया। गलीचा, लेकिन मित्र यह गलीचा मेरे भाइयों को कैसे छुड़ाने में भला मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन तभी घोड़े ने उत्तर गलीचे ने आवाज़ आई, ए नौजवान, अब तुम मुझ पर सवार हो जाओ। और तुम सवार होते ही मेरे साथ साथ तुम अन्य लोग की नज़र से ओझल हो जाओगे और तुम्हारे राजा के बंदी गृह में ले जाऊंगा, जहाँ तुम्हारे 3 भाई कैद हैं। तुम उन्हें उसी पर सवार कर लेना और तुम्हारे साथ साथ वह भी कोई नहीं देख सकेगा। फिर तुम जहाँ कहोगे वहाँ पहुँचा दूंगा। चारुदत्त अपने घोड़े को वहीं ठहरने के लिए कहकर तुरंत गलीचे पर सवार हो गया और गलीचे को अदृश्य रूप से लेकर बंदी गृह में पहुंचा। वो कुछ देर गलीचा बंदी गृह में पहुंचने पर वह रात हो चुकी थी और गलीचा तुरंत बंदी गृह में कोठरी में पहुंचा। तीनों राजकुमार कैद थे, गहरी नींद सोए हुए थे। नौजवान, एक एक करके अपने भाइयों को गलीचे पर ले आओ। ठीक है। चारुदत्त ने गलीचे में बैठे एक एक करके अपने तीनों भाइयों को उठाकर गलीचे पर लिटा दिया। इस कार्य में उन्हें इतनी सतर्कता से किया कि नींद न टूटी। अब मेरा काम पूरा हो गया, गलीचे मुझे घोड़े के पास पहुंचा दे। ठीक है। और अगले ही पल तभी कोठरी के बाहर राजकुमार वाली कोठरी में, अरे कोठरी में तो तीनों कहाँ गायब हो गए। और तभी हंगामा मच गया। दौड़ो पकड़ो, तीनों कैदी कोठरी से भाग निकले हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और राजकुमार उन्हें कहीं ना मिले। तीनों कैदी राजकुमार एक कहाँ गायब हो गए, कोठरी में कैसे गायब हो गए। जबकि सिरदी गलीचा लेकर उन्हें भाइयों को उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी घोड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और अरे मेरे भाई, और मेरे लिए आदेश, कुछ क्षण ठहरो, गलीचे जरा इधर जगा दूं। और कहकर चारुदत्त ने अपनी घोड़े को गधे के रूप में लाया, फिर अपने भाइयों को आके जगाने लगा। और चारुदत्त ने जो जोड़ते ही, आई मैं कहाँ हूँ, किसने जगाया, कौन है? जैसे उसकी नज़र चारू पड़ी, तुम कालू धोबी, हजूर को मेरा प्रणाम स्वीकार करे। अरे मर्दूत, तुम कैसे, और हम कैद खाने से निकल कर यहाँ को लाने वाला कौन है? इस गुस्ताखी के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ हजूर, यह काम मुझ गुस्ताख ने किया है। ओह, तुमने?
हाँ हजूर, काफ़ी दिनों से आपका नमक खाया था, इसलिए आपका कर्तव्य पालन करने के लिए मजबूर था, लेकिन तुम अकेले इतनी मुश्किल काम कैसे किया? यह एक परी की मदद से हजूर। वह परी ने केवल अपने आपको छुड़ाने के लिए मेरी मदद की। नागलोक की शहजादी के बाग से वह काला गुलाब भी ला दिया, जिसे पाने के लिए आप लोग पूरी फौज लेकर 11 पर्वत पार जाने वाले थे। क्या क्या तुम सच कह रहे हो कालू धोबी? क्या वास्तव में किसी परी ने तुम्हें काला गुलाब ला दिया? बिल्कुल सच कह रहा हूँ हजूर, ठहरिए भी दिखाता हूँ। और यह देखिए हजूर, यही है काला गुलाब, जिसे आप पिता की आंखें की भली चंगी हो जाएंगी। ये तो हमारे अच्छे वफादार सेवक, यह फूल हमें दे दो। हाँ हाँ अवश्य लीजिए हजूर, बस सेवक को आपके लिए तो परी परी से मंगवाया है। सच कालू, तुमने हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम किया है। यदि इस समय हमारे पास हमारे कुछ भी होता तुम्हें इनाम में देते। हम अपना नमक खाया है हजूर, इसलिए यह मेरा फर्ज था। मैं आपके लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दूं, लेकिन मुझे दुख है मैं आपकी फौज को नहीं बचा सका। तुम हमें तुम्हारी वफादारी पर नाज है कालू, पर हमारी समझ में यह नहीं आई कि परी देवी तुम्हारी मदद क्यों की और हमें कैद से क्यों कैसे छुड़ाया। इस संबंध में मुझे कुछ मत पूछिए, वरना मेरी देवी मुझसे नाराज हो जाएगी और उसने मुझे इस बारे में कोई बात किसी को बताने से मना किया है। यदि ऐसी बात है तो जाने दो। वैसे वैसे हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए, जो हो गया बस। चिंता इस बात की है कि इतनी दूर हम जल्द से जल्द अपने देश कैसे पहुंचेंगे। हमारे पास तो सवारी के लिए कोई साधन नहीं है। इसके लिए आपके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप तीनों उस जादुई गलीचे पर सवार हो जाइए, आपको चुटकियों में आपके देश पहुंचा देगा। क्या क्या सच तुम जादुई गलीचा है कालू धोबी? बिल्कुल हजूर, आप इस पर सवार हो जाइए। लेकिन जादुई गलीचा तुम्हें कहाँ से मिला? उसी परी ने दिया है हजूर, और आराम से जल्दी ही अपने इस पर सवार हो जाइए। ऐसे नहीं कालू, तुम्हें हमारे साथ हमारे देश चलना होगा। हमें अपने उपकारी कोई सुनसान जगह पर ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन हजूर, लेकिन कुछ नहीं, चलो हमारे साथ गलीचे पर सवार हो जाओ। हमारे पिताजी तुम्हें बहुत प्रसन्न होंगे, तुम्हारे बहुत सारा इनाम देंगे इनके साथ, जो हमारे साथ शायद अपना अपना भी नहीं कर सकता था। चलो। चारू ने काफ़ी मना किया, लेकिन वे तीनों नहीं राजकुमार नहीं माने। उनके साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मजबूरन गधे के साथ गलीचे पर बैठना पड़ा। और फिर उन चारों ने, ए मेरे जादुई गलीचे, हमें विराटनगर के राजमहल ले चल जोग्य स्वामी। और अगले ही पल, आज वर्षों बाद पिताजी देखूंगा, काश माँ भी मेरे साथ होती। और इधर नागलोक में शहजादी की नींद टूटी। अरे यह कैसा कागज है, मेरे हाथ में आ गया। और पत्र पत्र पढ़कर साथ ही बिस्तर से उतरकर तेजी से भाग की। और नहीं नहीं, कोई मनुष्य मेरे प्रिय काले गुलाब को मेरे बाग से नहीं ले जा सकता। मेरे विसंगने से भस्म कर दूंगी। लेकिन अपने बाग में पहुंचते ही शहजादी का चेहरा रंग उड़ गया। ओह सचमुच मेरा प्रिय काला गुलाब उड़ा कर ले गया। तब तुरंत ही उसने अपने पहरेदारियों को बुलाया। सुनो, हम लोग सो रहे थे तो हमारे लोक में एक राजकुमार आया, जिसने न केवल हमारे बाग में घुसकर काला गुलाब चुरा लिया, बल्कि राजमहल मेरे शयन कक्ष में घुसकर मेरी अंगूठी से मेरी अंगूठी बदल दी। मैं इसी वक्त विराटनगर में उस 10 राजकुमार को सबक सिखाऊंगी। तुम यात्रा के लिए उड़ान खटोला तैयार कर लो। तब तक मेरी जादुई शक्ति उसकी पूरी असलियत पता लगाती हूँ, जो गया राजकुमारी शहजादी। और कुछ देर बाद उधर भोर होने के साथ ही जैसे ही काला गुलाब कारक राजा की आंखों में डाला, अपनी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। मैं देख सकता हूँ, सबको देख सकता हूँ। क्या सच पिताजी? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद मेरे बेटे। आज तुम तीनों पर गर्व है। यदि तुम काला गुलाब नहीं लाते तो शायद मेरी आंखें कभी नसीब ना होती। पिताजी, यह काला गुलाब लाने में का श्रेय हमें नहीं बल्कि कालू धोबी को मिल जाता है। यदि आपने किसी को धन्यवाद करना है तो
इनका कीजिए। इस व्यक्ति ने अपने प्राणों को खेल करने के लाभों की यह ज्योति लौटाई है, बल्कि अपने तीनों भाइयों की जान बचाई है, कहकर राजा राजा केशवदत्त ने शुरू से आखिर तक कहानी सुना दी। यह सुनकर तुम कितने नेक और महान इंसान हो कालू धोबी। हम तुम्हारे इस उपकार का बदला शायद जीवन भर कभी न चुका सकेंगे। यदि तुम्हें कभी तुमने हमसे जो मांगने की है मांग लो। अपना धन दौलत राजपाट सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। आपको अपनी खोई हुई आंखों की ज्योति मिल गई, इससे मेरे खुशी की बात क्या हो सकती है। ओह, हम तुम्हारा जवाब सुनकर खुश हुए कालू धोबी। तुम्हें हमारी आंखों को लौटा कर हमें एक तुम हो जो हमारी आंखें लौटा कर हमसे कुछ नहीं मांगना चाहता, और एक मेरा एक मनुष्य बेटा था जिसने मेरी आंखें छीन ली, लेकिन साथ साथ मेरी पत्नी को भी हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। ओ पिताजी, मुझसे कितनी नफरत। लो कालू देवी, हमारी ओर से सच्चे मोतियों को भेंट स्वीकार करो। तभी ठहरिए महाराज। ओह, नागलोक की शहजादी उप यहाँ कैसे पहुँच गई? आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? मैं नागलोक की शहजादी हूँ, विस्माया राजन। यदि यह सच सच नहीं बताया कि ये नागलोक में काला गुलाब लाने वाला आपका बेटा राजकुमार चारुदत्त कौन है, तो इसी समय विष अग्नि से भस्म कर दूंगी। क्या चारुदत्त, राजकुमार चारुदत्त, कहीं यह मेरे वर्षों पहले महल से निकाले मनुष्य बेटे चारू का जिक्र तो नहीं कर रही? सोच क्या रहे हो राजन, जल्दी जवाब दीजिए। रानी जी, आपको यहाँ चारुदत्त नाम का कोई राजकुमार काला गुलाब नहीं लाया। नहीं, तुम तीनों झूठे हो बोल रहे हो, हमें कुछ छिपा नहीं सकती। कहाँ है वह व्यक्ति? मेरे बच्चे ठीक कह रहे हैं शहजादी, चारू दत्त नाम का मेरे बेटा था, लेकिन उसे वर्षों पहले महल से निकाल देखा हूँ। नहीं महाराज, राजन, असलियत छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। मेरी जादू शक्ति कहती है चारुदत्त यही मौजूद है, जल्दी बताइए, वरना इसी समय आपको वशम कर दूंगी। बताइए, वरना मरने के लिए तैयार हो जाइए। ठहरिए शहजादी, ठहरिए। आपको किसी को अन्य को भस्म करने की जरूरत नहीं है। आपका कसूरवार मैं हूँ। मैं ही राजकुमार केशवदत्त का सबसे छोटा पुत्र चारुदत्त हूँ। क्या है? और छंदवेश उतार दिया। ओह, राजा चारुदत्त, मेरा बेटा चारुदत्त बेटा। तभी राजकुमारी की दृष्टि चारुदत्त की उंगली पर पड़ी और अंगूठी पर। निसंदेह ही है मेरी अंगूठी, इसका मतलब यही है वह चारुदत्त। शहजादी साहब, मुझसे आपकी शान में गुस्ताखी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं वैसा करने पर मजबूर था। मैंने जो किया वह मात्र आज्ञा से अपने पिता का जीवन बचाने के लिए किया। फिर भी आपकी जो सज़ा देना चाहती है मुझे संघर्ष स्वीकार है। शहजादी चारुदत्त के व्यवहार से बहुत प्रसन्न आया और उसका सारा क्रोध शांत हो गया। मुझे तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई अच्छी लगी चारुदत्त, इसलिए तुम्हें क्षमा करती हूँ। साथ ही मेरी शुभकामनाएं हैं, सदा अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहो। धन्यवाद शहजादी साहिबा। मैंने आपकी अंगूठी अपनी अंगुली में जो बदली थी की दृष्टा की, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपया यह लीजिए अपनी अंगूठी, इसे अब मेरी ओर से तोहफा समझकर अपने पास रखो। यदि कभी मेरी तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़े तो इसे 3 बार चूमना तुम्हारे सामने होंगी। चलो सैनिक, अब अपने लोग, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। जो आज्ञा रानी साहिबा। और शहजादी अपनी पैरियों के साथ वहाँ से चल दी। शहजादी और पैरिये वहाँ से विदा होते ही केशवदत्त भावहीन होकर चारुदत्त से लिपट गया। मेरे बच्चे, मुझे क्षमा कर दो, आज से मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुम्हें आज तक मनुष्य समझा, जबकि तुमने हरे कारण इस दुनिया में देख सकता हूँ। फिर तीनों राजकुमार प्रेम पूर्वक अपने भाई से गले मिले। ओ चारुदत्त, लगता है आज ईश्वर ने की दुनिया भर की खुशी लौटा दी है। आह, हमें खुश है। उसके बाद राजा केशवदत्त ने अपनी पत्नी रूपवती को लाने चारों बेटों के साथ चंदनगढ़ पहुँचे। मेरी रूपमती, ओह स्वामी, वह सुखद मिलन, चारों हर्षिक हरोल्लास का वातावरण छा गया और रानी चारुमती की आंखों में आंसू बहने लगे।
इस खुशी के मौके पर विराटनगर में चंदनगढ़ में खुशियां मनाई और जश्न मनाया गया। उस दिन चारुदत्त अपनी माता पिता और आनंदपुर रहता और चंदनगढ़ चलाने लगा और विराटनगर के राजपाट की सतत के तीनों बड़े बेटों को सौंप दिया। चारुदत्त दुनिया भर की खुशियां मिल गई, लेकिन अब भी उसका प्रिय घोड़ा इंद्र के लिए इन घोड़े इंद्र अशोक के लिए नहीं भूला था। वह हमेशा एकांत में रहा करता, उसकी देखभाल करता। समाप्त दोस्तों।